Hello dear friends, I'm Sahil Roy and welcome back to my YouTube channel AU Commerce Scholar. This is Insurance Mock Test Part 17 and we are going to cover next 25 questions on insurance from question number 401 to question number 425. These questions are important for all those candidates who are going to appear for BCom entrance exam, MCom entrance exam, CRET, NET, JRF, State Eligibility Test as well as for CTET. अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आप इंश्योरेंस पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है और ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सब्जेक्ट कवर करके रखा है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेक्चर की। हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 401 क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ प्रीमियम टू द टोटल पॉपुलेशन पर कैपिटा प्रीमियम इज नोन एज। ठीक है, इन्होंने सवाल पूछा है कि जो रेशियो ऑफ प्रीमियम है पूरे पॉपुलेशन के ऊपर उसे क्या कंसीडर करते हैं। पहला ऑप्शन इंश्योरेंस डेंसिटी, दूसरा ऑप्शन इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, तीसरा ऑप्शन इंश्योरेंस मिटिगेशन और चौथा ऑप्शन इंश्योरेंस असेसमेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द रेशियो ऑफ प्रीमियम टू द टोटल पॉपुलेशन इज नोन एज इंश्योरेंस डेंसिटी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 402 क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी बैक आफ्टर अ लैप्स इज नोन एज डैश। सवाल पूछा जा रहा है कि अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स हो गई है उसको वापस प्रोसेस में लाने के लिए जो भी हम लेकर के आते हैं उसे हम क्या कंसीडर करते हैं। पहला ऑप्शन सेटलमेंट ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन री इंस्टेटमेंट, तीसरा ऑप्शन री इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन को इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है the process of putting the insurance policy back after a lapse is known as reinstatement. Option B is the correct answer for the given question. उसे हम reinstatement consider करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 403 क्वेश्चन है हमारा, as per IRDA the maximum limit to pay insurance premium via cash mode is dash। ठीक है, इन्होंने कहा कि IRDA के रूल के तहत जो मैक्सिमम लिमिट है प्रीमियम को कैश में पे करने की वो कितनी है। पहला ऑप्शन 75,000, दूसरा ऑप्शन 1 लाख, तीसरा ऑप्शन 25,000 और चौथा ऑप्शन 50,000 रुपीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एज पर IRDA द मैक्सिमम लिमिट टू पे इंश्योरेंस प्रीमियम वाया कैश मोड इज 50,000 रुपीज। ऑप्शन डी 50,000 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 404 क्वेश्चन है हमारा, when an insurance company enters into a reinsurance contract with another insurance company then the same is called as। ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है कि जब कोई एक इंश्योरेंस कंपनी दूसरी री इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आती है, ठीक है, तो इसे क्या कंसीडर करते हैं। पहला ऑप्शन ट्रीटी री इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन रिस्क री इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन ट्रेडिशनल री इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है when an insurance company enters into a reinsurance contract with another insurance company then the same is called treaty reinsurance। option A treaty reinsurance is the correct answer for the given question। इसे हम क्या कंसीडर करेंगे, treaty reinsurance कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 405 क्वेश्चन है हमारा, What is vesting bonus in insurance। सवाल पूछा जा रहा है कि vesting bonus इंश्योरेंस में किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन the regular flow of income to the insured from the insurer post the maturity of the policy instead of lump sum payout, दूसरा ऑप्शन the part of the overall premium which is collected by the insurance companies beforehand but for which protection is not provided, तीसरा ऑप्शन the bonus given by the insurer to the policy holder at the end of the year after ascertaining its assets and liabilities और चौथा the bonus offered to the policy holder for keeping the policy till its maturity date। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। वेस्टिंग बोनस का मतलब होता है इंश्योरेंस में द बोनस गिवन बाय द इंश्योरर टू द पॉलिसी होल्डर at the end of the year after ascertaining its assets and liabilities। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। वो बोनस जब इंश्योरर अपने असेट्स और लायबिलिटीज को असरटेन करके अपने पॉलिसी होल्डर को जब कोई बोनस देता है तो उसे वेस्टिंग बोनस कहते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 406 क्वेश्चन है हमारा,
Who appoints the chairperson of IRDAI? सवाल पूछ रहे हैं कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चेयरपर्सन है उनको कौन अपॉइंट करता है? पहला ऑप्शन आरबीआई, दूसरा ऑप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट, तीसरा ऑप्शन हाई लेवल कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स और चौथा ऑप्शन बोथ ए एंड बी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स द चेयरपर्सन ऑफ IRDAI। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 407, क्वेश्चन है हमारा LAE is known as the cost borne by the insurer at the time of settling claims. Expand LAE। सवाल पूछ रहे हैं आपको LAE का फुल फॉर्म बताना है और LAE जो है वो जाना जाता है जब इंश्योरर क्लेम का सेटलमेंट करता है और अपने तरफ से खर्चे भरता है, मतलब कुछ भी जो खर्चा होता है वो इंश्योरर को अपनी जेब से भरना पड़ता है, तो ये LAE उसे कंसिडर करते हैं। हमें LAE का फुल फॉर्म बताना है। पहला ऑप्शन लॉस एडजस्टमेंट एक्सपेंस, दूसरा ऑप्शन लायबिलिटी असेसमेंट एक्सपेंस, तीसरा ऑप्शन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट एक्सपेंस और चौथा ऑप्शन लो अश्योर्ड एक्सपेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉस एडजस्टमेंट एक्सपेंस is known as the cost borne by the insurer at the time of settling claims. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 408, क्वेश्चन है हमारा what is the term used when insured uses false grounds and not in accordance with the fact to enter into a contract with insurer? सवाल पूछा जा रहा है कि जब कोई इंश्योर्ड झूठ का सहारा लेके गलत बात बोल करके गलत डिटेल्स दे करके अगर वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में आता है और सही सही बातें नहीं बताता तो इसे क्या कंसिडर किया जाता है? पहला ऑप्शन सेटलमेंट रिस्क, दूसरा ऑप्शन फॉल्सिफाई, तीसरा ऑप्शन मिस रिप्रेजेंटेशन और चौथा ऑप्शन इंटेंसिफिकेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मिस रिप्रेजेंटेशन। इट इज कॉल्ड मिस रिप्रेजेंटेशन जब कोई पॉलिसी होल्डर या कोई इंडिविजुअल जब कॉन्ट्रैक्ट कराने आता है और वो अपनी सही सही जानकारी छुपा करके, मतलब मटेरियल फैक्ट छुपा करके गलत जानकारी देता है तो उसे मिस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 409, क्वेश्चन है हमारा डैश इज अ टाइप ऑफ व्हीकल इंश्योरेंस वेयर अ डिवाइस इज फिटेड टू योर कार दैट मेजर्स precise performance of the vehicle and individual driver to determine the premium accordingly। सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें से वो कौन सा इंश्योरेंस है जहां पे एक कार में एक डिवाइस फिट कर दी जाती है ताकि व्हीकल का परफॉर्मेंस और साथ ही साथ ड्राइवर का जो परफॉर्मेंस है ना, इंडिविजुअल ड्राइवर, उसका परफॉर्मेंस भी एक हिसाब से मेजर किया जाए और उसके बेसिस पे प्रीमियम तय किया जाए। तो ये कौन सा ऐसा इंश्योरेंस होता है जहां पे ऐसा होता है? पहला ऑप्शन ऑटो इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन मोटर इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन एडवर्स इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन टेलीमेटिक्स इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, टेलीमेटिक्स इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ vehicle insurance where a device is fitted to your car that measures precise performance of the vehicle and individual driver to determine the premium accordingly. Option C, telematics insurance is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4010, क्वेश्चन है हमारा इंश्योरेंस ब्रोकर्स, इंश्योरेंस कंसल्टेंट्स, कॉर्पोरेट एजेंट्स, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, सर्वेयर्स एंड लॉस एसेसर्स आर ऑल्सो नोन एज डैश। ठीक है, इन सबको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन इंश्योरर्स, दूसरा ऑप्शन एक्चुअरीज, तीसरा ऑप्शन इंटरमीडियरीज और चौथा ऑप्शन एजेंट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इनको हम इंटरमीडियरीज कंसिडर करते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 411, बहुत टिपिकल सवाल है, ध्यान से देखिएगा, हो सकता है इसमें कुछ नया सीखने को मिले। क्वेश्चन है हमारा द वन हु परचेजेस द इंश्योरेंस पॉलिसी एंड पेज द प्रीमियम इज नोन एज डैश। ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है वो व्यक्ति विशेष जो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है और उसका प्रीमियम जमा करता है उसे क्या कंसिडर करते हैं? पहला ऑप्शन इंश्योर्ड, दूसरा ऑप्शन प्रपोजर, तीसरा ऑप्शन बेनिफिशियरी और चौथा ऑप्शन नॉमिनी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द वन हु परचेजेस द इंश्योरेंस पॉलिसी एंड पेज द प्रीमियम इज नोन एज ऑप्शन बी, प्रपोजर। जी हां, उसे प्रपोजर कंसिडर करते हैं। कारण भी मैं आपको बता देता हूं कि प्रपोजर ऑल्सो नोन एज पॉलिसी ओनर purchases the policies and pays the premium while insured is the one whose life is being insured।
ठीक है, मुझे मालूम है कि प्रपोजर और इंश्योर्ड के बीच में आपका कंफ्यूजन हुआ होगा। तो इंश्योर्ड वो होता है जिसकी लाइफ को इंश्योर किया जाता है, लेकिन प्रपोजर वो होता है जो पॉलिसी परचेज करता है और उसका प्रीमियम जमा करता है। इंश्योर्ड एंड प्रपोजर मे और मे नॉट बी सेम। ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंश्योर्ड है और जो प्रपोजर है वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए इंश्योरेंस करवाता है, ठीक है। तो यहां पे जो एम्प्लॉयर है जिसने परचेज किया, पॉलिसी का प्रीमियम भर रहा है, वो कौन हुआ? वो प्रपोजर हुआ। किसकी लाइफ इंश्योर्ड हुई? किसकी लाइफ इंश्योर्ड हुई? एम्प्लॉय की लाइफ इंश्योर्ड हुई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 412, क्वेश्चन है हमारा, which among the following is not a valid principle of insurance? इनमें से कौन सा वैलिड प्रिंसिपल नहीं है इंश्योरेंस का? ठीक है, पहला प्रिंसिपल ऑफ पेमेंट, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, तीसरा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, चौथा है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रिंसिपल ऑफ पेमेंट। प्रिंसिपल ऑफ पेमेंट कुछ नहीं होता, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ पेमेंट आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा। आपने जो प्रिंसिपल पढ़े हैं वो प्रिंसिपल ऑफ या लॉ ऑफ लार्ज नंबर, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज पढ़ा है। प्रिंसिपल ऑफ पेमेंट कभी नहीं पढ़ा क्योंकि होता ही नहीं है, तो कहां से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इट इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 413, क्वेश्चन है हमारा, which principle of insurance defines the reasonable concern of a person to obtain the insurance for any individual or property against unforeseen events such as death, losses, etc. ठीक है, पहला ऑप्शन, सवाल पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा, आपको प्रिंसिपल का नाम बताना है, चार ऑप्शंस हैं, ठीक है। सवाल पूछ रहे हैं कि वो कौन सा प्रिंसिपल है इंश्योरेंस का जो ये डिफाइन करता है कि दैट यू हैव द रीजनेबल कंसर्न of a person to obtain insurance for any individual or property against unforeseen events such as death, losses, etc. पहला ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज, दूसरा ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, तीसरा ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन और चौथा है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ठीक है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट को एक और नाम दिया गया है, दैट इज फाइनेंशियल इंटरेस्ट, ठीक है। जहां हमारा फाइनेंशियल इंटरेस्ट होगा हम वहां पे इंश्योरेंस कराएंगे, जहां हमारा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है वहां पे हम किसी का कोई इंश्योरेंस करवाने वाले भी नहीं है, वहां पे सेल्फ इंश्योरेंस होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 414, क्वेश्चन है हमारा, नेम द इंश्योरेंस प्रिंसिपल which requires contracting parties to act honestly and not mislead or withhold any information that is essential to the contract। सवाल पूछा जा रहा है कि उस इंश्योरेंस प्रिंसिपल को क्या कंसीडर किया जाता है जहां पे जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं उनको अपनी सारी की सारी जानकारी पूरी की पूरी बतानी जरूरी है, एसेंशियल है, वरना प्रिंसिपल मतलब वरना वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। मिसलीडिंग जानकारी नहीं दे सकते आप, पूरा ऑनेस्टी बरतना जरूरी है, ठीक है। पहला ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, दूसरा ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन, तीसरा ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ और चौथा ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है उस प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको देना चाहूंगा कि प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ में क्या होता है कि जो देखिए इंश्योरेंस में दो पार्टीज होती हैं, एक इंश्योरर, दूसरा इंश्योर्ड। इंश्योरर इंश्योर्ड को सारे टर्म्स एंड कंडीशंस साफ साफ बताएगा, और जो इंश्योर्ड है, जो एक्चुअली इंश्योरेंस करवाने गया है, एक पॉलिसी होल्डर है, वो सारे के सारे मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज करेगा जो जो इंश्योरर उससे पूछेगा, ठीक है। तो और यहाँ पे एसेंशियल क्या है कि आपको कोई भी मिसलीड इंफॉर्मेशन नहीं देना, आपको सारा ऑनेस्टली सारी की सारी इंफॉर्मेशन सही सही बतानी है। अगर आपने उसे गलत बताया तो वहां पे वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 415, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मेंट बाय लैप्स रेशियो। सवाल पूछा जा रहा है कि लैप्स रेशियो क्या होता है। तो लैप्स रेशियो का उत्तर चारों ऑप्शंस में से एक होगा, देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहे हैं द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पॉलिसीज दैट लैप्स ड्यूरिंग अ पीरियड टू द टोटल नंबर ऑफ पॉलिसीज इन फोर्स एट द बिगिनिंग ऑफ दैट पीरियड। दूसरा ऑप्शन द रेशियो बिटवीन इनकर्ड लॉसेज टू अर्न प्रीमियम एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। तीसरा द रेशियो ऑफ लॉसेज सफर्ड टू द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इन इफेक्ट। और चौथा
the portions of the obligation in an insurance company policy portfolio that are transferred to a reinsurer. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लैप्स रेशियो का मतलब होता है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पॉलिसीज दैट लैप्स ड्यूरिंग अ पीरियड टू द टोटल नंबर ऑफ पॉलिसीज इन फोर्स एट द बिगिनिंग ऑफ दैट पीरियड। मतलब समझिएगा, देखिए नया अकाउंटिंग पीरियड कब शुरू होता है? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल की स्टार्टिंग में इन्होंने देखा कि 1 लाख लोगों ने इंश्योरेंस कराया। मान लीजिए पहले डेट को देख लिया कि 1 लाख लोगों ने इंश्योरेंस कराया 1 अप्रैल को, ठीक है। और साल भर के बाद देखा कि उन्हीं 1 लाख लोगों में 300 लोगों ने इंश्योरेंस कैंसिल करा दिया। तो ये हो गया आपका लैप्स रेशियो, यहां निकलेगा आपका लैप्स रेशियो। ठीक है, ये मैं वापस रीड कर रहा हूं ताकि आप इजीली समझ सकें। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पॉलिसीज दैट लैप्स ड्यूरिंग अ पीरियड टू द टोटल नंबर ऑफ पॉलिसीज इन फोर्स एट द बिगिनिंग ऑफ दैट पीरियड। बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में कितने पॉलिसीज फोर्स में थी? 1 लाख पॉलिसीज। कितनी लैप्स हो गई? 300। तो दिस इज योर लैप्स रेशियो। वहां पे कैलकुलेशन के बेसिस पे आप रेशियो निकालेंगे और पता करेंगे कि एग्जैक्टली लैप्स रेशियो क्या है। ठीक है, 1 लाख पॉलिसी पे 3 लाख गवाह का समझो। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 416। क्वेश्चन है हमारा द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी डज नॉट अप्लाई टू डैश। सवाल पूछ रहे हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है वो किसमें अप्लाई नहीं होती है। पहला ऑप्शन मेरीन इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन मोटर इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी डज नॉट अप्लाई टू लाइफ इंश्योरेंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, लाइफ इंश्योरेंस में ना प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी होती है ना ही प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन होता है। ठीक है, ये सिर्फ नॉन लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस में होता है। आई रिपीट, लाइफ इंश्योरेंस में ना प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिफिकेशन या इंडेमनिटी होता है, ना प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन होता है। ये दोनों आपको मिलेगा कहां? नॉन लाइफ या जनरल इंश्योरेंस में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 417। क्वेश्चन है हमारा द राइट्स ऑफ द इंश्योरर टू अज्यूम द राइट्स ऑफ द इंश्योर्ड फिट्स बेस्ट टू विच प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं, मतलब यह है कि राइट ऑफ द इंश्योरर टू अज्यूम द राइट्स ऑफ द इंश्योर्ड, मतलब कि जो इंश्योरर है ना उसके पास इंश्योर्ड के सारे अधिकार होते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? मतलब इसको आप ऐसे समझिएगा कि जो फायर इंश्योरेंस होता है ना, वहां पे इस लाइन को पढ़ाया जाता है जहां पे बोला जाता है कि राइट्स ऑफ द इंश्योरर टू अज्यूम द राइट्स ऑफ द इंश्योर्ड। तो फायर इंश्योरेंस में जो प्रॉपर्टी में आग लग जाती है तो इंश्योरर के पास इंश्योर्ड के पूरे अधिकार होते हैं और वो इंश्योर्ड की प्रॉपर्टी में घुस करके उसको बचाने की हर मुमकिन संभव प्रयास करता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये किस प्रिंसिपल के अंडर आता है? जहां पे एक इंश्योर्ड के सारे अधिकार प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंश्योरर को ट्रांसफर हो जाते हैं। पहला ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, दूसरा ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, तीसरा ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन और चौथा ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। मैंने आपको बता रखा है पहले की भी वीडियोस में कि प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। एक हिसाब से जो मालिकाना हक है वो ट्रांसफर कहां हो जाता है? इंश्योरर के पास। अब देखिएगा कि किसी प्रॉपर्टी में आग लग गई, फायर इंश्योरेंस ही समझिएगा कि प्रॉपर्टी में आग लग गई और इंश्योरर ने आपको उस प्रॉपर्टी का जो भी पैसा है ना, जिसे इंडेमनिफिकेशन कहते हैं, वो पैसा दे दिया आपको। अब उस प्रॉपर्टी पे आपका कोई हक नहीं है, वो प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर हो गई? इंश्योरर को ट्रांसफर हो गई। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इसको डिटेल में पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा आपको इंश्योरेंस पढ़ने का। आप वहां जाकर के इसको और डिटेल में समझ सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला प्रश्न ये रहा, आपके कंप्यूटर आ चुका है वैसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 418। क्वेश्चन है हमारा द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज मीन्स। हमें बताना है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज का मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन कह रहे हैं यू गेट कॉम्पनसेटेड फॉर वॉट यू लूज, नो मोर नो लेस। भैया जो पहला ऑप्शन है ना, ये इंडेमनिफिकेशन वाली बात की गई है। ठीक है, आपको उतना मिलेगा जितना आपने खोया है, ना ज्यादा ना कम, का समझो। दूसरा कह रहे हैं डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम बोथ द पार्टीज, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ये दूसरा प्रिंसिपल है, ये भी आंसर सही नहीं है। तीसरा कह रहे हैं द मोर द नंबर ऑफ मेंबर्स हु आर इंश्योर्ड, the more likely it is that the actual result would be closer to the expected। अब ये कौन सा है? ये है लॉ ऑफ लार्ज नंबर। ठीक है, आखिरी वाला ही आंसर होगा क्योंकि ऊपर के तीन तो भैया
अलग अलग ही थे, आखिरी में देख लेते हैं प्रॉक्सिमेट कॉज का मतलब क्या होता है। इन्होंने बोला हाउ द लॉस और डैमेज एक्चुअली ऑकर्ड एंड वेदर इट इज इंडीड एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंश्योर्ड पेरिल। ठीक है, तो दिस इज प्रॉक्सिमेट कॉज। इन्होंने बोला कि कैसे कोई लॉस या डैमेज एक्चुअली होता है या वेदर इट इज इंडीड एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंश्योर्ड और इंश्योर्ड पेरिल, उसे हम प्रॉक्सिमेट कॉज कहते हैं। जैसे इन्होंने बोला कि सबसे पहली चीज कि कैसे लॉस और डैमेज हुआ, या जिस चीज के लिए आपने इंश्योरेंस कराया था क्या उसी चीज से आपका नुकसान हुआ, दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमेट कॉज। आपने फायर इंश्योरेंस के लिए मतलब फायर इंश्योरेंस कराया था और आग की वजह से ही नुकसान पहुंचा, इट हार्डली मैटर्स कि आग कैसे लगा, वो भूकंप आने से हुआ, गैस सिलेंडर फटने से हुआ, बॉयलर के फटने से हुआ, किसी ने जानबूझ करके लगाया, कैसे लगाया, आपके लगाने से ना मिलेगा आपको। ठीक है, किसी ने डिसऑनेस्टी किया या किसी भी रीजन से आग लगा और आपने फायर के लिए इंश्योरेंस कराया था, तो फायर की वजह से नुकसान पहुंचा, दिस इज प्रॉक्सिमेट कॉज, आपको बिल्कुल कॉम्पनसेशन मिलेगा। ऑप्शन डी इसका सही अर्थ है, मतलब है, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 419, क्वेश्चन है हमारा उब्रिमा फाइट्स इज द लैटिन नेम फॉर विच प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, उब्रिमा फाइट्स प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, किस प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस का लैटिन नाम है? पहला ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, दूसरा ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, तीसरा ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज, चौथा ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 420, क्वेश्चन है हमारा What does paid up value signifies in insurance sector? सवाल पूछ रहे हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर में पेड अप वैल्यू क्या सिग्निफाई करती है। पहला ऑप्शन द अमाउंट दैट द इंश्योरर अग्रीज टू पे ऑन एन ऑकरेंस ऑफ एन इंश्योर्ड इवेंट लाइक डेथ, दूसरा द वैल्यू पेड टू द पॉलिसी होल्डर हु स्टॉप्स पेइंग द प्रीमियम बट डज नॉट विथड्रॉज द मनी फ्रॉम हिज पॉलिसी, तीसरा द फी पेड बाय द इंश्योरर टू एजेंट्स एंड ब्रोकर्स फॉर द सेल ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, और चौथा द वैल्यू पेबल टू द पॉलिसी होल्डर इन द इवेंट ऑफ हिज डिसाइडिंग टू टर्मिनेट द पॉलिसी बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द पीरियड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 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 बी, द वैल्यू पेड टू द पॉलिसी होल्डर हु स्टॉप्स पेइंग द प्रीमियम बट डज नॉट विथड्रॉज द मनी फ्रॉम हिज पॉलिसी इज पेड अप वैल्यू। ठीक है, इसे कहते हैं पेड अप वैल्यू। The value paid to the policyholder who stops paying the premium but does not withdraws the money from his policy। मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे लाइफ इंश्योरेंस में बेसिकली क्या होता है समझिएगा कि स्टार्टिंग के 3 साल आपको प्रीमियम भरना जरूरी है। आपने अगर देखिए लाइफ इंश्योरेंस मिनिमम 5 साल के लिए होता है, स्टार्टिंग के 3 साल से पहले अगर आपने प्रीमियम भरना बंद कर दिया ना तो आपकी पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी, तो भी आपको 5 साल का टाइम मिलेगा उसको वापस रीस्टार्ट करने के लिए। ठीक है, वापस उसे कहते हैं रीइंस्टेट करने के लिए, उसका नाम एक दिया गया है, दैट इज कॉल्ड रीइंस्टेटमेंट ऑफ द पॉलिसी। ठीक, लेकिन अगर आप 10 साल की पॉलिसी कराते हो और 5 साल के बाद आप प्रीमियम भरना बंद कर देते हो तो वहां पे जो होता है दैट इज कॉल्ड पेड अप वैल्यू। आपने कितना भरा? 5 लाख, 10 साल का 10 लाख था, आपने 5 साल में 5 लाख भरा, अब आपकी पॉलिसी कितनी की हुई? 5 लाख रुपए की, क्योंकि आपने 5 लाख भरा, तो ये वो वैल्यू है। और आपने वो पैसे विड्रॉ नहीं किए, आप चाहते तो आप कैंसिल करा के पैसा ले लेते तो उसको कहते हैं सरेंडर वैल्यू, लेकिन यहाँ पे आपने भरा कितना? 5 लाख, तो कितने का आपका पॉलिसी हो गया? अब 5 लाख रुपए का, अगले 10 साल तक चलेगा। उस बीच कोई घटना घटेगी तो 5 लाख के बेसिस के ऊपर आपको क्लेम मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो ना तो प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आंसर देता हूँ। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, पूछ भी रहे हैं सवाल, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो कृपया करके अगर किसी प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो प्लीज, मुझे उम्मीद है कि दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बड़ा रिसर्च करके बड़ी मेहनत करके वीडियो बनता है और बहुत ढूंढना पड़ता है, क्वेश्चन भी ढूंढना पड़ता है, उसके आंसर्स भी ढूंढने पड़ते हैं, बहुत क्लैरिफिकेशन करना पड़ता है ताकि इसमें मेरा नाम ना खराब हो ना, कि एक भी आंसर अगर गलत हो गया ना तो फिर मुझे मालूम है कि इससे मेरे चैनल पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 421, क्वेश्चन है हमारा Which among the following insurance company has launched trip protector insurance policy to cover the cancellation of pre-booked flights and hotels? ठीक है, सवाल ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है, ये क्या लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है,
हाँ, सवाल ये पूछा जा रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड ट्रिप प्रोटेक्टर, मतलब इन्होंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है जो प्री बुक्ड फ्लाइट्स और होटल्स के कैंसिलेशन का कवर आपको देती है। पहला ऑप्शन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, दूसरा एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी, तीसरा है एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और चौथा जो है वो कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फ्लाइट्स की बात हो रही है और होटल्स की बात हो रही है, तो ये लाइफ इंश्योरेंस है नहीं, ये जनरल इंश्योरेंस है। लेकिन बाकी के तीन ऑप्शंस में आप लाइफ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस देखेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, ये जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में आता है और ये लॉन्च करने वाली कंपनी भी एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 422 क्वेश्चन है हमारा, Dash is a type of insurance plan which return the basic premiums paid for the life cover in case of survival of the life assured till the end of the policy duration. इनमें से कौन सा वो लाइफ इंश्योरेंस का प्लान है जहां पे जो बेसिक प्रीमियम जो जमा किया जाता है, अगर इंसान जीवित बच जाता है तो लास्ट में वापस हो जाता है। पहला ऑप्शन PROP, दूसरा ऑप्शन CROP, तीसरा ऑप्शन है TROP और चौथा ऑप्शन DROP। क्या बात है, ऑप्शन इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, TROP, ट्रॉप इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस प्लान which returns the basic premium paid for the life cover in case of survival of the life assured till the end of the policy duration. इसके बारे में हम आपको बता दें, ट्रॉप्स आर अ variation to the regular term insurance plan. These plans are the preferred option for the customers who do not opt for term plans because of the life and loss dilemma. While term insurance plans do not pay any benefits in case of the life assured survives the policy duration. So TROP returns the basic premiums paid for the life cover in case of survival of the life assured till the end of the policy duration. Option C सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 423 क्वेश्चन है हमारा, as per the IRDAI report, the cumulative new business premium for life insurance business in India grew by -% during the April to February 2018-19। सवाल ये पूछा जा रहा है कि IRDA रिपोर्ट के हिसाब से अप्रैल 2018 से फरवरी 2019 के बीच में जो क्यूमुलेटिव न्यू बिजनेस प्रीमियम है लाइफ इंश्योरेंस का, वो कितना परसेंट ग्रो किया है? पहला ऑप्शन 5.50%, दूसरा ऑप्शन 9.20%, तीसरा ऑप्शन 6.10% और चौथा ऑप्शन 7.60%। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 7.60%। अगला क्वेश्चन नंबर 424 क्वेश्चन है हमारा, द हेडक्वार्टर ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज बेस्ड इन विच सिटी? ठीक है, सवाल पूछ रहे हैं कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो किस सिटी में लोकेटेड है? पहला ऑप्शन कोलकाता, दूसरा ऑप्शन मुंबई, तीसरा ऑप्शन न्यू दिल्ली, चौथा ऑप्शन चेन्नई। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। कहां पे हेडक्वार्टर है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आखिरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 425 क्वेश्चन है हमारा, IDV is the maximum sum assured fixed by the insurer which is provided on theft or total loss of a vehicle in a particular year. What does it stands for? ठीक है, पहला ऑप्शन इंश्योरर डिडक्टेबल वैल्यू, दूसरा इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू, तीसरा है इंश्योरेंस डीवल्ग वैल्यू और चौथा है इंश्योर्ड डेटा वेस्टेड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। उसे क्या कंसिडर करते हैं? इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू कंसिडर करते हैं। वो मैक्सिमम सम अश्योर्ड, इंश्योरर आपकी गाड़ी अगर चोरी हो जाए या टोटल नुकसान हो जाए वैल्यू मतलब गाड़ी में, व्हीकल में, तो आपको जो मैक्सिमम सम मिलेगा दैट इज इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि ये 25 क्वेश्चन बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, गुड लक, गुड डे, टाटा, बाय बाय।